हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है वह है साकार होता लोक कल्याण का सपना। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। लोक कल्याण के सपने को सच होने की बात आज के टॉपिक में की जा रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आज का टॉपिक हमें क्या कुछ नई जानकारी देने वाला है, ये थोड़ी उत्सुकता का विषय है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। किसी भी राष्ट्र का उत्थान वहाँ निवासरत लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास से ही संभव है। जब तक लोगों का जीवन सुगम नहीं होगा, तब तक किसी देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना असंभव है। आचार्य चाणक्य ने यथार्थ ही कहा है कि धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थात धर्म के मूल में अर्थ है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना भी इसी माध्यम से संभव है। लोक कल्याण लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। चाणक्य इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी राज्य की उन्नति तभी संभव है जब राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वह अच्छी है। पूर्व की सरकारों ने भी अर्थ को महत्व देते हुए लोक कल्याण और समता मूलक समाज के निर्माण का खाका तैयार किया, लेकिन तब उनमें कहीं न कहीं सकल लोक भावना का लोप दिखा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि सरकार की ओर से जनता के हित के लिए भेजा जाने वाला 1 रुपया अंतिम दिन तक पहुँचते 15 पैसे रह जाता है। यह आज़ादी के बाद कांग्रेस और उसकी गठबंधन सरकारों की वास्तविकता रही। यही वजह है कि लोक कल्याणकारी राज्य का सपना अपने मूल स्वरूप में साकार नहीं हो सका। लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जनता के जीवन स्तर को उच्चतर बनाने की दिशा में समुचित प्रयास करे। इस मानक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 100% खरी उतरी है। खुद को समाजवादी विचारों के संवाहक कहने वाले राजनीतिक दलों ने सत्ता का स्वाद तो बहुत चखा, लेकिन उनका समाजवाद जनता का शोषण करके स्वयं का हित साधना था। उनकी नीतियां चरवाहा विद्यालय तक आकर सिमट जाती रहीं। अगर कोई योजना उनके शासनकाल में आई भी तो उनके क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातिवाद का बोलबाला रहा। इसके उलट मोदी सरकार ने योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक 100% पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया। आज के दौर में जनता कथित समाजवादी दलों की असलियत को जान चुकी है। उनका समाजवाद आज परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। उनकी नीतियों ने भी देश के विकास को अपने मकड़ जाल में उलझाए रखा। यही वजह थी कि देश की अर्थव्यवस्था आज़ादी के 7 दशक बाद तक सिर्फ 2 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सके। वहीं वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद भारतीय समाज और व्यवस्था में बहुआयामी परिवर्तन परिलक्षित होने शुरू हुए हैं। परिवर्तन का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने समाज और देश को एक नई दिशा दी। जन आकांक्षा की कैसे होती है उसकी दिशा दिखाई।
रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस दौर में देश ने एक सकारात्मक बदलाव महसूस किया। प्रत्येक व्यक्ति में यह विश्वास जागृत हुआ कि मोदी सरकार ने जिसका शिलान्यास किया है वह उसका उद्घाटन भी करेगी। समाज के हर तबके का कल्याण ही मोदी सरकार का अहम लक्ष्य है। मनरेगा एक समय भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे लोगों के जीवन में खुशहाली घोलने का जरिया बना दिया है। गरीबों तक बैंक की पहुंच सुनिश्चित करने का क्रांतिकारी फैसला मोदी सरकार की देन है। एक समय देश में 50 करोड़ ऐसे लोग थे जो देश के बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं थे। देश के अर्थतंत्र में उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी। लेकिन 2014 में केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद जन धन योजना के माध्यम से देश के 48.87 करोड़ लोगों के खाते खोले गए और उन्हें बैंक से जोड़ा गया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी बैंकिंग सिस्टम से जुड़कर डिजिटल लेन देन में सहभागी बन रहा है। जन धन का एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि अब अगर केंद्र सरकार उन्हें 1 रुपया देना चाहती है तो सीधे लाभार्थी के खाते में 1 रुपया पारदर्शिता के साथ पहुंच रहा है। इसी प्रकार गरीबों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़कर मोदी सरकार ने उन्हें बेहतर स्वास्थ्य जीवन का तोहफा प्रदान किया है। एक आंकड़े के अनुसार आयुष्मान भारत योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। गरीब और गरीबी के नाम पर समाजवाद का चोला ओढ़कर पूर्ववर्ती सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपना घर भरने का काम किया, जबकि मोदी सरकार ने गरीब कल्याण को अपना आधार बनाया। सेवा, समर्पण, अंत्योदय और संकल्प से सिद्धि का मूल मंत्र लेकर मोदी सरकार ने यह साबित किया है कि उनकी नीतियां समाजवाद के बरक्स कहीं बेहतर और लोक मंगल की भावना से युक्त हैं। भाजपा नीति केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीति में लोक मंगल की भावना समाहित है। यह लोक मंगल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र से भी प्रेरित है। यहाँ हर वर्ग की उन्नति ही एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इनोवेशन, कठिन परिश्रम और उद्यमिता को महत्व प्रदान किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लिए सभी को साथ लेकर चलना होता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को पंख लगे हैं। सिर्फ लाइसेंस राज में अर्थव्यवस्था को बेहतर और सुगम नहीं बनाया जा सकता। इसे मोदी सरकार भली भांति समझती है। आज भारत हर मायने में तरक्की की नई इबारत लिख रहा है, जिसमें समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की कवायद दिखती है। यह पीएम मोदी की दूरदृष्टि और राष्ट्रहित सर्वोपरि के सोच की वजह से संभव हुआ है। लेखक हैं भाजपा के राज्यसभा के सदस्य। तो भाजपा पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, जिनका आज का यह संपादकीय लेख है और जिनका नाम है विवेक ठाकुर। तो विवेक ठाकुर जी का आज का यह संपादकीय लेख, साकार होता लोक कल्याण का सपना। तो आज का यह संपादकीय लेख वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार की प्रशंसा में था और मोदी सरकार के अंतर्गत भी बहुत ऐसे नेता हैं जो वह समर्पण नहीं दिखाते जो इनके नेता की सोच है। तो चाहे कोई सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो या इसके अतिरिक्त कोई सरकार हो, वहाँ जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती जो शीर्ष पर है, जिम्मेदारी हर एक सदस्य की होती है कि वह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहे।
जिस कार्य के लिए वह राजनीति में हैं, उस कार्य को बड़े ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता के साथ करें। और प्रत्येक नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, ईमानदार बने। और यदि देश में ईमानदारी सबकी एक पहचान बन जाए, उसके व्यक्तित्व की विशेषता बन जाए, तो मुझे लगता है कि देश कितना अधिक प्रगति करेगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। तो दोस्तों, आज का यह संपादकीय लेख रहा। आशा है आप लोगों को आज का संपादकीय लेख अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ जरूर जानने समझने का अवसर मिला होगा। तो आज की संपादकीय लेख को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में।